बोलते हैं, गाते हैं, है ना। तो पहले हम आज इस कविता का अर्थ पढ़ेंगे, समझ लेंगे। फूल और कांटे, कविता का नाम क्या है? फूल और कांटे। कवि कौन है? देखो, उनका जन्म आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ है 1865 में। मृत्यु हुई 1947 में। उन्होंने क्या क्या लिखा है, उन रचनाओं का नाम मैं पढ़ती हूँ, सुनो। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अदखिला फूल, प्रेम कांता, यह उनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। अभी उनका परिचय देखो। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। मतलब हिंदी के जो कवि है उन कवियों में उनका एक अच्छा स्थान है। आप हिंदी के आधार स्तंभ है। आप मतलब किसे कहा है? कवि को कहा है कि आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। मतलब अब पूरी कविता का जब मैं आपको अर्थ बताऊंगी तब आपके समझ में आ जाएगा कि इस कविता से कवि ने क्या हमें संदेश दिया है। देखो, उससे पहले ऊपर विचार मंथन में कुछ लिखा है। भूल कर भी ना करे भूल, बने फूल नहीं शूल। देखो, यहाँ 3 शब्द लिखे हैं, भूल, फूल, शूल। भूल मतलब गलती, फूल मतलब फूल सुमत, और शूल मतलब कांटा। शूल मतलब कांटा। इस वाक्य में क्या लिखा है? भूल कर भी ना करे भूल, मतलब गलती से भी गलती ना करे, बने फूल, फूल बनो शूल नहीं। समझ में आया? फूल बनो शूल नहीं, मतलब फूल बनो हमेशा, कांटा मत बनो। क्यों ऐसा कहा है यहाँ इस वाक्य में? इस वाक्य में क्यों ऐसा कहा है? भूल कर भी यह भूल मत करो, फूल बनो शूल नहीं। मतलब हमारे जीवन में हम जब जीवन व्यतीत करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? फूल जैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए, कांटे के जैसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। फिर कांटे का बर्ताव कैसा होता है और फूल का कैसा होता है, यह हमें इस कविता से सीखना है। देखो, मैं पहली पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा लेने पालता, फूल और कांटे। ऐसा कभी हुआ क्या? एक ही पौधे पर आते हैं ना फूल और कांटे? अलग अलग पौधों पर रहते हैं क्या फूल और कांटे? आपने गुलाब का पौधा देखा है? गुलाब के पौधों में गुलाब के फूल अलग और कांटे अलग, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। फूल और कांटे एक ही पौधे में होते हैं। पहले पंक्ति में कवि ने क्या कहा है? फूल और कांटे एक ही जगह में जन्म लेते हैं, मतलब एक ही जगह में वह पैदा होते हैं, एक ही पौधे पे वह निर्माण होते हैं और एक ही पौधा उनका पालन पोषण करता है। ऐसा कुछ है क्या? गुलाब के कांटों का पोषण बबूल का पेड़ करता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं। गुलाब पर कांटे हो तो गुलाब का पौधा ही उनका पोषण करता है, और गुलाब के फूलों का भी पोषण कौन करता है? गुलाब का पौधा ही करता है। जब रात में आकाश में चांद चमकता है तो फूल और कांटे दोनों पर एक जैसी ही अपनी चांदनी का प्रकाश फैलाता है। ऐसा कुछ है क्या? चांद बोलता है क्या? नहीं, मैं खाली फूलों पर ही अपनी चांदनी फैलाऊंगा, कांटों को मैं अपनी चांदनी दिखाऊंगा ही नहीं। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। चांद क्या करता है? दोनों पर समान रोशनी फेंकता है, दोनों को समान रोशनी देता है। तो कवि ने यहाँ क्या कहा है? रात में भी चमकता हुआ चांद फूल और कांटे दोनों पर एक जैसी चांदनी डालता है। मैं हूँ उन पर है बरसता एक साथ, मैं हूँ
मेघ मतलब बादल। देखो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बादलों से पानी गिरता है, बारिश आती है ना। तो बादल ऐसे बोलते हैं क्या, बादल हम केवल फूलों को ही बारिश देंगे, फूलों पर ही हम बरसात करेंगे, कांटों को हम पानी देने वाले नहीं है, ऐसा कुछ कहते हैं बादल। दोनों पर समान बरसते हैं। मेघ मतलब बादल। बादल क्या करते हैं, कांटों पर भी उतने ही बरसते हैं जितने फूलों पर बरसते हैं। एक सी उन पर हवाएं है वही, मतलब जब हवाएं बहती है तो हवाएं कहती क्या, कांटों को हम नहीं हवा देंगे, कांटों पर हम बहेंगे नहीं, हम खाली फूलों को ही हवा हमारी मिलनी चाहिए। मतलब हवा ऐसी कहती क्या, फूलों पर ही हम बहेंगे, कांटों पर नहीं बहेंगे, ऐसी कहती क्या हवा नहीं, दोनों पर एक जैसी बहती है। मतलब कांटे और फूल दोनों को भी क्या, सब प्रकार का वातावरण एक जैसा ही मिलता है, एक जैसी चांदनी मिलती है, एक जैसा बरसात का पानी मिलता है, हवा भी उनको समान रूप में मिलती है, बराबर। और पौधा भी उनका पालन पोषण एक ही पौधा करता है। फिर भी पर सदा ही यह दिखाता है हमें सदा ही ऐसा दिखता है, वो जो दोनों है फूल और कांटे, उनका ढंग अलग अलग होता है, उनका बर्ताव अलग होता है, उनका स्वभाव अलग होता है। ढंग मतलब स्वभाव, बर्ताव। ऐसा क्यों कहा है, आगे देखो। कांटे का बर्ताव कैसा होता है, देखो अगर कोई भी पौधे को छू ले और गलती से कांटे को हाथ लग जाए तो क्या होता है, उंगली कट जाती है ना। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, मतलब काटा क्या करता है, किसी की भी उंगलियां क्या कर देता है, छेद देता है, काट देता है, फाड़ देता है किसी का वसन मतलब वस्त्र, काटा क्या करता है, अगर किसी ने सुंदर वस्त्र पहना हो तो काटा क्या करता है, वो सोचता है क्या मैंने इसका नया वस्त्र है, इसने नए कपड़े पहने, मैं नहीं फाड़ने वाला। अगर अटक गया वस्त्र तो क्या कर देता है काटा, उसे फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर मतलब पंख, प्यार में डूबी हुई तितलियां, ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि तितलियां किसी को परेशान करती है क्या, नहीं, वो हमेशा आनंद देती है तितलियां। तो कवि ने क्या कहा है, प्यार डूबी तितलियों के पर म्हणजे प्यार में डूबी हुई तितलियों के जो पंख होते हैं वो भी कतर देते हैं, काट देते हैं। कौन, काटे सोचते नहीं कि ये तितली तो किसी को छेड़ती नहीं, किसी का नुकसान नहीं करती, मैं इसके परों को नहीं कतरूंगा। काटा सोचता है क्या ऐसा नहीं, उसका स्वभाव ही वही होता है, तो वह स्वभाव के अनुसार ही अपना काम करता है, वो प्यारी सी तितलियों के पर भी काट देता है। और भौर का है वेग देता शाह कर, भौर मतलब भौरा, भौर मतलब भौरा मानते ना, काले रंग का होता है, उसके दो छोटे छोटे पंख होते हैं, ऐसा मोटा सा शरीर उसका होता है। तो ये भौरा अगर पौधों पर जाए तो ये कांटे क्या करते हैं, उसके तन का भी वेग कर देते हैं, छेद कर देते हैं, मतलब उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तन मतलब शरीर। श्याम ऐसे क्यों बोला है, श्याम तन ऐसा क्यों कहा है, श्याम मतलब काला रंग, भौरा काले रंग का होता है ना, कभी कहा है श्याम रंग के, मतलब काले रंग के, उसका काला रंग होता है, इसलिए श्याम तन मतलब शरीर। भौरे का जो काले रंग का शरीर होता है उसको काटा क्या करता है, जोर से बोलो, क्या करता है, तितलियों के पर काट देता है, अपनी उंगलियां काट देता है, किसी का वस्त्र हो सुंदर वो भी काट देता है। अब देखो अगर फूल वहां हो तो फूल क्या करते हैं, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल
जाता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला। अनूठा मतलब अनोखा। फूल क्या करते हैं, अगर भौरा आए तो उनको क्या करते हैं, फूल अपना अनोखा रस पिलाते हैं भौरे को निज सुगंध और निराले रंग से। फूलों को हमेशा सुगंध आती है, उनके तरह तरह के रंग होते हैं, उनके रंग और सुगंध के कारण हमारा मन प्रसन्न हो जाता है ना। तभी कवि ने यहाँ कहा है कि उनकी सुगंध और रंगों के कारण फूल हमेशा दूसरों के जी की कली खिला देते हैं। जी की कली खिलाना मतलब खुश कर देना, यह एक मुहावरा है। जी की कली खिला देना मतलब खुश कर देना। तो फूल क्या, देखो हम कांटे के पास हैं तो कांटे हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, दर्द देते हैं। फूलों के पास गए तो वो हमें क्या देते हैं, सुगंध और निराले रंगों से अपने हमें वह खुश करते हैं फूल। इसीलिए यहाँ कवि ने क्या कहा है, दोनों को समान सब कुछ मिलता है। बारिश का पानी समान मिलता है, चांदनी समान मिलती है, पोषण समान मिलता है और हवाएं भी उन पर समान ही बहती है, फिर भी उन दोनों के बर्ताव में इतना फर्क है। आगे देखो क्या कहा है, खटकता एक सबकी आंख में। एक जो है सबकी आंख में खटकता है, किसी को पसंद नहीं आता। कौन है वो, कांटा। दूसरा है सोहता सूर शीश पर, मतलब दूसरा क्या करता है, शीश पर, शीश मतलब सिर पर शोभा देता है। देखो अगर फूल हम बालों में लगाए हमारी शोभा, भगवान के सिर पर रखो श्रद्धा से तो हमें शांति मिलती है, और पौधों पे हम देखें तो भी हमें आनंद ही मिलता है फूलों के कारण। किस तरह फूल की बड़ाई काम होती है, मतलब हम अगर किसी भी बड़े फूल में हमारा जन्म हो तो उसके कारण हम बड़े नहीं बनते। तो बड़े बनने के लिए, बड़प्पन प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, हमें अच्छा करतूत होना चाहिए। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, अगर किसी में बड़प्पन की कमी हो, कसर हो, तो वह बड़े फूल में जन्म लेकर भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर कांटे तो बहुत सारे पौधों पर होते हैं। गुलाब के कांटे गुलाब के जैसे सुगंध और दूसरों को खुशी दे सकते हैं क्या? अगर वो गुलाब के पौधों पर भी हो या फिर बबुल के पेड़ पर हो, कांटे तो कांटे ही होते हैं। कौन से भी फूल में जन्म लेना हो, लिया हो, तो हमें हम जब अच्छा काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बड़प्पन मिलता है। बड़प्पन प्राप्त करने के लिए हमें अपना कर्तव्य अच्छा रखना चाहिए, ना कि हमारा फूल बड़ा होना चाहिए। आया समझ में? तो इस कविता से क्या सीख मिलती है, हमें अगर बड़प्पन चाहिए तो किसी बड़े फूल में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें अपना बर्ताव फूलों के जैसा अच्छा रखना चाहिए, दूसरों के काम आने चाहिए हमारे बर्ताव, हमारे जो कर्म है इतने अच्छे हो कि ताकि दूसरों का नुकसान कभी ना हो। आया समझ में?